तब तक भगवान विष्णु के नेत्र खुले रहते हैं और जैसे ही भगवान ब्रह्मा की आयु खत्म होती है भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वक्षान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सचिन और ये है नांदेड़ महाराष्ट्र से। 1982 इनका डेट ऑफ बर्थ है और तुला लग्न की कुंडली बनती है। और सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से मुझे अभी देख रहे हैं, जैसे कल सुबह का कार्यक्रम बहुत अच्छा आपने देखा, फिर शाम का कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा देखा, इसी तरीके से इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप लोग रोज दिन कार्यक्रम देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूँ। जल्दी ही आप लोगों के सामने एक और नए चैनल के साथ आने वाला हूँ जिसमें सिर्फ गीता जी और मेरे कुछ ज्योतिष के अतिरिक्त मैंने जो अन्य विद्याएं अर्जित करी हैं उसको आपके सामने उपस्थित करूँगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये जन्मे हैं फाल्गुन माह में और प्रेमी होते हैं फाल्गुन माह के लोग। बड़े ही सुंदर तरीके से किसी भी चीज़ को उपस्थित करना और रिप्रेजेंट करना जो होता है वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। फाल्गुन माह में जन्मे लोग जो होते हैं वो, जैसे फाल्गुन माह का प्रभाव कैसा रहेगा अब जरा विचार करके देखो। तो फाल्गुन माह जो होता है वो प्रेम को अत्यंत प्रगाढ़ता से और प्रेम को प्रदर्शित करने का माह होता है। और उसके तुरंत बाद चैत्र माह जो होता है वो एक दूसरे की सेवा के लिए जो है वो उपस्थित होता है। अगर फाल्गुन माह को आप गौर से और निकट से आकर के देखते हैं तो आपको सिर्फ वहां पे प्रेम, हर्ष और उल्लास ही देखने को मिलता है। तो ये सब जातक के जीवन में भी दिखेगा। उत्तरायण में जन्मे हैं और इस वजह से सूर्य का प्रभाव तीव्र हो जाता है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल मजबूत बना रहे और व्यक्ति थोड़ा सा संयमी नहीं होता, आलसी हो जाता है। कई बार चूंकि वसंत ऋतु का भी प्रभाव पड़ेगा ना, तो वसंत ऋतु के प्रभाव होने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में आलस्य देखा जाता है। हालांकि वो दूसरों की सेवा करने के पीछे बहुत ही ज्यादा चंचल होता है, मतलब सेवादार होता है। जिस तरह से भगवान विश्वनाथ के मंदिर में या किसी भी मंदिर के जो सेवादार होते हैं वो बड़े ही एकदम कर्तव्य पालक होते हैं, भगवान की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। उसी तरीके से व्यक्ति सेवादार है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और इस वजह से इनके पास बल की कमजोरी होती है, जिस कारण से कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो होंगे वो व्यक्ति को स्याह सत्य बताने वाला। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति शुद्ध मानसिकता का होता है, प्रपंची नहीं होता है, घुमंतु होता है, सुंदर होता है, नेत्र बड़े अच्छे होते हैं, कपोल खिले हुए होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से वाणी मीठी होती है, वेद विद्याओं का जानकार होता है, प्रत्येक प्रकार की विद्या को समाहित करने की शक्ति अपने अंदर रखता है, मतलब सबको जानने की इच्छा। और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से, अब यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पापक है, इस वजह से धन कई बार ऊपर नीचे या कम या ज्यादा ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। एक ऐसी स्थिति जहां जब चंद्रमा शुभग्रह हो जाए तो बड़ा ही व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को मजबूती मिल जाती है। पर अगर जो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो निस्संदेह थोड़ी सी जो है वो कमजोरी वाली बात दिखने लगती है। इनका जन्म रविवार को हुआ है। अगर आप रविवार को जन्मे हैं तो मैं कई बार ये श्लोक बोलता हूँ, पित्ताधिको अति चतुरस् तेजस्वी समर प्रिय। पीत वर्ण, लड़ाई में झगड़े में कई बार बैर विरोध में व्यक्ति आगे होता है, पर वो लड़ाई वास्तव में लड़ाई वाली बात नहीं है। वो वहाँ पे जीवन के विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जो कला है वो व्यक्ति को बड़ी ही विलक्षणता से प्राप्त होती है, मतलब उसमें वो विलक्षण होता है और वो चातुर्य होता है। पिता का आदर करना, पिता का सम्मान करना, खुद सबके द्वारा आदरणीय होना, ये सब गुण व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं। रविवार के जन्मे होने का एक सीधा सा प्रामाणिक जो तथ्य मैंने देखे हैं वो ये देखें कि व्यक्ति बड़ा ही उदार बना होता है
वो किसी को भी गंदे और गलत तरीके से किसी का इस्तेमाल नहीं करता, किसी का लाभ नहीं उठाता। इसका एक प्रभाव और भी होता है कि व्यक्ति लालची नहीं होता और कभी भी किसी के मतलब दुर्दिन के समय, मतलब बुरे वक्त में कभी भी वो उसका गलत तरीके से लाभ नहीं उठाना चाहता है या कभी भी किसी को ठगता नहीं है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। अगर ऐसी चीजें हैं तो इसको बना करके रखने की आवश्यकता है, और अगर वो कमजोर हो रहे हैं तो कम से कम उसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता मैं महसूस करूंगा। आगे बढ़ता हूं। सबसे अच्छी बात है इनकी कुंडली में कि ये भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, जिसके कारण व्यक्ति भरणी नक्षत्र के बारे में अगर बात कहूं तो मेरी बात कल रात्रि में किसी से हो रही थी। दिल्ली की वो महिला थी, उनकी 2 शादियां, पुत्र जो है वो 2 से 3 साल या 5 साल का था, तो उसके पति को दे दिया जाता है किसी भी तरीके से, मतलब कानूनन कहें या कैसे भी, वो अपने बेटे को दे देती, छोड़ करके उनको देखना पड़ता है। और भरणी नक्षत्र में ही जन्मी थी, तो मैंने उनका फलादेश ये किया था कि आप भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, वस्तुतः आपने सबको दिया है। जिन जिन से भी आपका संबंध बना है, सबने आपसे आपका लाभ लिया है। वस्तुतः आपका नुकसान भले हुआ हो, पर आपने कभी किसी का नुकसान नहीं करने दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भरणी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको भरेगा। ये एक बात है। ब्रह्म योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति ब्रह्म के सदृश, ब्रह्म में तल्लीन और भगवान ब्रह्मा की तरह होता है, जो साक्षात भगवान। अब एक बारे में इनके बारे में कि जब भगवान ब्रह्मा की जब आयु समाप्त होती है, जब तक ब्रह्मा की आयु रहती है तब तक भगवान विष्णु के नेत्र खुले रहते हैं, और जैसे ही भगवान ब्रह्मा की आयु खत्म होती है भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान विष्णु के नेत्र बंद होते हैं वैसे ही सृष्टि का प्रलय होता है। यही प्रलय का सिद्धांत है। ये मैंने अपने एप्लीकेशन पे स्टेटस लगा करके रखा हुआ था, विचार में रखे थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जान लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ज्योतिषीय लक्ष्य नाम से मेरा चैनल, वहां पे भी आप मेरे कार्यक्रम प्रतिदिन देख सकते हैं। ये प्रचार खुद से करना पड़ता है। ब्रह्म योग कौलव कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण, अब यहाँ पे एक बात और भी है कि जो लग्न बना है वो तुला का बना है, और ये शुक्र जो होते हैं वो होते ब्राह्मण वर्ण के हैं दरअसल, पर तुला लग्न, तो जो तुला राशि है वो वस्तुतः शूद्रतम व्यवहार भी कई बार करते देखी जाती है। मतलब व्यक्ति को कई बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो क्षत्रिय वर्ण की स्थिति बन रही है उसमें जातक जो है वो क्रोधी है, उन्मादी है, कई बार भीड़ का ही एक हिस्सा हो जाता है, जो कई बार दूसरों के द्वारा प्रभावित करके अपने ही प्रभाव को कमजोर कर जाती है। मतलब कहने का है कि आपके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव पड़ सकता है, आप किसी दूसरे के द्वारा कई बार उन्मादी बनाए जा सकते हैं, तो इस प्रभाव को अपने अंदर मत आने दीजिएगा। मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर कलाओं में विशेषता है, वो प्रपंची भी हो सकता है, बोलने वाला ज्यादा हो सकता है, बोलने वाला, अत्यधिक भाषण जो देने वाला होता है, शील की कमी होती है, मतलब शीलवान जिसको बोलते हैं ना, जैसे भीष्म पितामह की तरह शील की रक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगाया था। ठीक उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर शील जो एक होता है स्वभाव व्यक्ति का, शील रहित होना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने शील की सुरक्षा करनी होगी, अपने यशस्विता को, अपने अंदर छुपे गुणों को हमेशा ही उसको दिखाते रहना होगा, समाज को प्रतिष्ठित करने के लिए और समाज द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको अपना काम करना चाहिए। क्लियर है? ये आपका पंचांग है। पर इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है, वसंत ऋतु में हुआ है, फाल्गुन माह में हुआ है और शुक्ल पक्ष में हुआ है, रविवार को हुआ है। पर कमजोरी की शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से आय कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा संभव है। अब आप लोग के सामने में जो कुंडली मैंने बनाई है वो तुला लग्न की कुंडली है, जो वस्तुतः 7 नंबर यहाँ लिखा होता है, और ये टोटल जो है वो डाइवर्स है। मतलब जो यहाँ लिखना चाहिए था वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा होना चाहिए था वो यहाँ लिखा है। मतलब व्यक्ति जो है वो स्त्रियोचित है और पत्नी का प्रेमी है, सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुषों का प्रेमी है, बड़े ऊंचे लोगों से मित्रता करना चाहता है, समाज के उच्चस्थ लोगों से अपनी पैठ बनाना चाहता है, और हमेशा ही अपने स्त्री के प्रभावों में लिप्त रहने वाला होता है। स्त्रियोचित गुणों का पारखी, मतलब रखने वाला, स्त्रियों के सदृश स्वभावों को धारण करने वाला होता है। क्लियर है?
तो ये तुला, और वस्तुतः तुला के बारे में मैंने क्या बात बताई है, ये थोड़े स्वार्थी होते हैं। तुला वाले 50 पैसा भी खर्च नहीं करेंगे, पर 50 रुपए निकालना जरूर इन्हें अच्छी तरीके से आता है। थोड़े व्यवसायिक नेचर के होने के कारण ये सबके साथ संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, किसी को भी नुकसान में नहीं जाने देना चाहते, या स्वयं का लाभ हमेशा देखते हैं, या सामने वाले को नुकसान दे करके भी अपना लाभ निकालना चाहते हैं। मतलब एक वणिक वाला स्वभाव होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण इनका प्रत्येक जगह देखने को मिल जाता है। तो तुला लग्न की कुंडली, लग्न में गुरु का बैठा होना, जो तुला लग्न के लिए तृतीय भाव के और छठे भाव के अधिपति होते हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में साहस, बल, पराक्रम और मेहनत, और साथ ही साथ ऋण के साथ लेन देन, ये दोनों बना रहे। तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। गुरु वहां पे 16 डिग्री के स्वाति नक्षत्र में युवावस्था के बैठे हैं, इस वजह से बल उनका रहेगा, और वो व्यक्ति को कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण से कहें या व्यापार के मामले में कहें, मैं धीरे धीरे हूं, बिल्कुल सही हूं, आप हो, मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ही देख रहे हैं, या किसी दूसरे पे दृष्टि है, मुझे ही देखिएगा। गुरु वक्री होंगे, कुछ परिणाम इनका बाहर का भी रहेगा। मतलब विदेशों से जुड़ करके भी व्यक्ति व्यापार अगर करना चाहे निसंदेह कर सकता है। और मैं जो समझ रहा हूं कि इसकी स्थिति 2022 के चौथे महीने से आरंभ भी हो गई है। आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य है। गुरु यहाँ बैठे हैं, गंभीरता रहेगी, चंद्रमा को देख रहे हैं, पापक हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि तुला लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति होकर के लग्न को देखेंगे, और गुरु से देखे जा रहे हैं जो कि छठे भाव के अधिपति हैं। इस वजह से भी कई बार आपका जो कारोबार है वो थोड़े बहुत ऋण के साथ चलता रहेगा। और मैं जो समझ रहा हूँ उसके आधार पर व्यक्ति साहसी है, उसके पास साहस की कमी नहीं होनी चाहिए, वो निष्ठुर नहीं होना चाहिए, वो दयावान होना चाहिए, वो घृणित नहीं होना चाहिए, पारंपरिक होना चाहिए, धैर्य से युक्त होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, भुजाओं का बलिष्ठ होना चाहिए, उसकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, वो व्यापारिक है, इस वजह से सबका लाभ उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि व्यापार आप करेंगे तो सामने वाले को भी नुकसान में नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा एक लेवल तक ही आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो दोबारा वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, चाहे वो आपका नियमित ग्राहक हो या चाहे आपका निकटस्थ संबंधी हो। तो सबके साथ जो बैलेंस बनाने की बात है, आपने गौर नहीं किया है। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं आप लोगों के सामने, मैं आने वाले कुछ दिनों में शनि महाराज की पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूँ, और वो बनाऊंगा जिस तरीके से मैंने कविता पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके का एक अलग कार्यक्रम जो रहेगा, जो सिर्फ शनि महाराज के बारे में, जिसमें उन्होंने बात कही है कि मैं कानून हूं, और कानून के जो संरक्षण करता होते हैं, जैसे काला कोट जो न्यायाधीश और वकील दोनों ही धारण करते हैं, और ठीक जो कानून की जो तराजू होती है उसमें जो महिला होती है उसके भी आंखों पे काला पट्टी बंधा होता है, वो स्वयं शनि मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर तुला लग्न के हैं आप, लग्न में गुरु हैं, तो यहाँ पे आपको समझने की स्थिति है कि जो आपकी कुंडली में तुला राशि बनी है वो शनि की उच्च राशि बनी है, और वहाँ से शनि जो है वो पिछले ही भाव में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी आपका अपना नहीं है और कोई भी आपका पराया नहीं है, और हर जगह आपको वर्चस्व स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं जीवन में, कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। आप एक ही साथ सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति बनी है। पर ये गुरु और चंद्रमा का लाभ आपको मिलेगा, और मैं समझता हूं कि इससे लाभ ये मिलेगा, ये चंद्रमा के यहाँ देखने से, कि आप व्यापारिक होंगे और आपका काम में हमेशा ही आपका मन लगा रहेगा। ये एक अच्छी बात है इस कुंडली के लिए। क्लियर है? धन भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के गुरु के बाद मंगल, जो कि गुरु के मित्र होते हैं, और मंगल इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के अधिपति होकर के। तो ये बैठे हैं 12वें, और जन्म कुंडली में वो बैठे हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति शनि के साथ 12वें भाव में, जहां मंगल का 12वें भाव में जाना पत्नी को कई बार प्रेम करने के बावजूद और व्यक्ति के व्यापार को बाहर स्थापित करने के साथ साथ बाहर से धन आता हुआ दिखे और धन बचाने में मशक्कत करनी पड़े, और कई बार व्यक्ति के वाणी के प्रभावों को कमजोर करे, और व्यक्ति के चेहरे को कई बार, या व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी उसको झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी मैं देख रहा हूँ, या कई बार उसकी संगति जो है वो गलत लोगों के साथ भी हो जाती है। वस्तुतः आपकी तो नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वो बिल्कुल ही सुदृढ़ और मजबूत बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश दिग्बली हैं,
और लग्न को चंद्रमा जैसे और गुरु जैसे ग्रहों ने घेर रखा है या फिर उनकी स्थिति वहां पे बनी हुई है, आपने गौर नहीं किया है आपकी कुंडली के केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं। इस जातक की कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब जरा विचार करिए कि कुंडली कितनी मजबूत होगी कि लग्न में 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, 2 शुभ ग्रह की राशि बनी तो 2 पापक ग्रहों की राशियां भी बन रही हैं। और जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है और सप्तम भाव पे चंद्रमा और लग्न में गुरु। ये व्यक्ति के सुदृढ़ होने का और व्यक्ति के जीवन में एक आरंभ से लेकर के मध्य तक की दशा काल में ही व्यक्ति ने सारे दुख और सारे सुख देखे हैं। अब जो आने वाला वक्त है वो उसका इंडिपेंडेंट होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि राहु के बाद जैसे ही इनकी कुंडली में गुरु की दशा का आगमन होगा तो व्यक्ति कई तरीके से अपने साहस को इकट्ठा करके अपना बल वृद्धि करना चाहेगा और निसंदेह वो दशा इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दशा मानी जाएगी, क्योंकि गुरु तुला के बैठे हैं जिसके अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में यही दिग्बली होकर के बुध के साथ बैठे हैं, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति होकर के राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में बुध और शुक्र और शनि इस कुंडली में होते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव के भी अधिपति होने के कारण शुक्र इस कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे और यहां पे इनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब आगे बढ़ता हूं। उस मंगल की चौथी दृष्टि यहां के लिए लाभदायक होगी, जो पराक्रमी और हठी, जिद्दी, गुस्सैल और व्यक्ति को साहसी बनाएगी। उस मंगल की 7वीं दृष्टि यहां व्यक्ति के दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करने वाली और कई बार व्यक्ति के ऊर्जा का हनन करने वाली होगी, जिस वजह से कई बार व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, खर्च जहां पे आप अपने सुख सुविधाओं पे ज्यादा करना चाहते हैं तो धन की कमी महसूस होती है, व्यय में असंतुलन पैदा होता है। जब कभी भी कोई भी काम दिखे तो सामने से धन की कमी भी दिखती है, उसके साथ साथ संतुलन बनाना पड़ता है, ये दबाव यहाँ पे रहेगा। उस मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी थी, यहाँ के लिए भी अच्छी है, यहाँ के लिए भी अच्छी है, पर वस्तुतः इस कुंडली के लिए मारक ग्रह जब जन्म कुंडली में तो पराक्रम को मारे, व्यय को मारे, व्यय के कारण चिंता को रखने वाला और जन्म कुंडली में साथ ही साथ दुश्मनों से लड़ने की शक्ति और कई बार विरोध करिएगा, बहुत ज्यादा लड़ जाइएगा, ज्यादा ना पूरा एकदम जो है वो जबरदस्त तरीके से किसी चीज का विरोध करिएगा तो तुरंत ही उसका जो है वो लाभ आपको मिलता है। मतलब कई बार जीवन में ऐसे पक्ष भी मिलेंगे जहां पे आपको ऐसा लगेगा, खास करके मंगल की दशा में, कि अब मुझसे ये होने वाला नहीं है, मैं बेवजह के अपनी चिंता को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। पर वस्तुतः आप जरा गौर से देखिएगा तो अपनी मंगल की दशा को विचार करिए तो जहां आप बिल्कुल थक चुके थे, जहां आप बिल्कुल ही अपने आप को नैराश्य भाव में डाल दिए थे, वहीं के बाद आपको कुछ चीजें मिली हैं। ये मंगल के कारण होता है। तो इस बल को हमेशा ही बना करके रखने की आवश्यकता मैं महसूस करवाना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बल को हमेशा ही बना करके रखिएगा। एक बात और कहता हूं, ग्रह जो होता है वो सिर्फ अपनी महादशाओं में ही ज्यादा परिणाम करता है और वस्तुतः वो हमेशा ही आपको अपने नेचर से प्रभावित करता रहता है। उसके नेचर से आप हमेशा वो आपको 2-4 करवाता रहेगा, प्रकृति में वो शामिल रहेगा। विशेषतया जो ग्रह लग्न पे बैठा है उसके प्रभाव से आप ज्यादा, जो ग्रह लग्न को देख रहा है उसके प्रभाव से आप जीवन भर प्रभावित होते रहते हैं। डेली बेसिस में आपको वो दिखता है। गोचर में जो ग्रह आते हैं वो आपकी घटना और दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। आपकी कुंडली तुला लग्न की है, लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इस वजह से कई बार दुर्घटना के योग भी बनेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति मंगल और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति शनि, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति मंगल और पंचम भाव के अधिपति शनि, और वस्तुतः जन्म कुंडली में जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो भी तो शुक्र होते हैं और 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से दुर्घटना के योग भी आपकी कुंडली में बनते हैं। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि मंगल अष्टम में तो दुर्घटना का योग नहीं, लग्नेश 12वें हो, लग्नेश अष्टमेश हो, लग्नेश अष्टम में बैठे हो, अष्टम भाव के अधिपति से उनकी युति बन रही हो, तो ये और मंगल शनि का प्रभाव 12वें का होता हो तो व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, डरना चाहिए, परिस्थिति गलत ना बने इस बात का हमेशा डर रहता है, बनी बात बिगड़ ना जाए इसका दबाव रहता है, जेब में आए हुए पैसे कई बार निकल के छपट करके चले जाते हैं, इन सब चीजों का दबाव आपके ऊपर काम करेगा। मैं पक्की बात बताता हूं, ये सारी चीजें होती होंगी, गारंटी। ये यहां तक बात थी। तो ये मंगल की बात।
उसके बाद शनि जो जन्म कुंडली के चतुर्थ और पंचम के अधिपति, सर्वाधिक योग कारक, और जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं, वक्री हैं शनि और मंगल, गुरु भी वक्री। ज्यादातर ग्रह जब जन्म कुंडली में वक्री हो जाते हैं तो कुंडली कमजोरी की तरफ बढ़ने लगती है। इस वजह से प्रयास ये करना चाहिए कि ज्यादातर ग्रह वक्री ना हो, हालांकि ये आपके वश में नहीं है। तो यहाँ पे जो शनि है वो 27 डिग्री के वक्री हुए, चित्रा नक्षत्र, मंगल साथी में, मंगल के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार हिंसक ना हो, इस बात का दबाव रहेगा। गलत लोगों की संगति ना हो, इस बात का दबाव रहेगा। कानूनी पेचों में न फंसे, इस बात का दबाव रहेगा। व्यय संतुलित हो, इस बात का दबाव रहेगा। चतुर्थ स्थान में मंगल की उच्च राशि, मंगल यहाँ से त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण में, और यहाँ पे शुक्र जैसा ग्रह बुध के साथ बैठे हैं, और व्यक्ति की कुंडली में माता पिता की सेवा का योग, ये सारी चीजें, धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति का योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। वैसे आपकी कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं तो 2027 में भी भवन का सुख देख रहा हूं और 2024 के 9वें महीने में भी भवन का सुख देख रहा हूं। अगर ऐसी कोई बात है तो निस्संदेह आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, पर अभी रुक जाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मत रुक करिएगा, 2024 के 9वें महीने के बाद ही इन सब क्षेत्रों में पैसे लगाइएगा, और जब कभी भी वो खरीदना होगा तो निस्संदेह आपकी कुंडली में उसी समय का सही समय रहेगा। चौथा भाव बली है, 5वां भाव जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं यहाँ पे, और जिस स्थिति में बैठे हैं चतुर्थ स्थान पे शुक्र और बुध बैठे हैं, वो भाव बहुत अच्छा बन रहा है, जहाँ पे व्यक्ति के मानसिक शांति का दौर बढ़िया है। मैं इसे कमजोर नहीं कहूँगा, हालांकि यहाँ के अधिपति जो 12 में बैठे हैं वह आपके माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं, और कई बार माता के साथ संबंधों में मजबूती भी दिखा रहे हैं, पर हो सकता है कि वैचारिक मतभेद कभी कभी हों। उनके साथ संबंधों को लेकर के आपको बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। उनका स्वास्थ्य कमजोर ना हो, इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखना चाहिए। उनके साथ संबंध बुरे ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आयु अच्छी होनी चाहिए। शुक्र और बुध का प्रभाव मैं ठीक देख रहा हूँ। हालांकि कई बार मंगल जब 12वें चले जाएं या शनि जब चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के 12वें चले जाएंगे तो कई बार कमजोरी भी दिखती है, पर वो किसी भी तरीके से हो सकती है। शुक्र वहां पे जो बैठे हैं वो लग्नेश होकर के, दिग्बली होकर के बैठे हैं, बुध वहां पे बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति माता और पिता की सेवा करना चाहता है, घर परिवार में खुशहाल जीवन जीना चाहता है, ये उसकी हार्दिक इच्छा है और वो पूरी भी होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में पूरे होने वाले भाव के अधिपति उसे देख रहे हैं। पंचम भाव में बैठे हैं। कुंभ राशि के सूर्य बड़े अच्छे तो नहीं माने जाते, पर हाँ व्यक्ति को नैतिकवादी बना देते हैं, तत्वों का पालन करने वाला बना देते हैं, गलत लोगों से मित्रता न करने वाला बना देते हैं। सूर्य की दशा में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, मजबूती को प्राप्त करता है, लाभान्वित होता है, एक संतति का मालिक होता है। ऐसी कुछ स्थितियां आपकी कुंडली में दिख रही हैं। सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं। आत्मबल कमजोर मत करिएगा, और बहुमुखी होने का योग आपकी कुंडली में लगा है। यह सूर्य आपको सब कुछ प्राप्त कराने के लिए जाने जाएंगे। सूर्य की दशा में व्यक्ति जो भी चीज प्राप्त करना चाहता है, घर, भवन, भूमि, वाहन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सारी चीजें, प्रभाव, अभाव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुंभ राशि के होने के कारण कई बार वो दाम्पत्य में कमजोरी ना बनाए और दाम्पत्य कमजोर ना हो। हालांकि वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्थिति अच्छी बनी है, यहाँ भी स्थिति अच्छी बनी है, पर इस पे आपको सूर्य की दशा में एक जब कभी भी सूर्य की दशा आए अंतर प्रत्यंतर में तो कमजोरी दिखती है। और कभी कभी जब चूंकि सूर्य आपकी कुंडली में राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और वो राहु उनको देख भी रहे हैं, तो आत्मबल में कमजोरी, और दरअसल हमेशा ही चिंताओं को ढूंढने वाला और ढूंढ करके चिंता करने वाला बना देते हैं। ये सूर्य की दशा में और चंद्रमा की दशा में ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं, जो व्यक्ति को हमेशा ही व्यापारिक सोच में डुबाव रखने वाला और हमेशा ही छोटी मोटी बातों को बड़ा बनाने वाला बना देते हैं। क्लियर है? शनि की दशा अच्छी जाएगी, व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता जरूर होगी, और मैं समझता हूं कि उस दौरान अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के और अपने पत्नी और अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने धन को बचाने को लेकर के, अपने दुश्मनों से न उलझने को लेकर के, और जन्म कुंडली में भाग्य को कमजोर न होने देने को लेकर के उनकी तीनों ही दृष्टियां काम कर रही हैं। तीसरी धन के लिए, सातवीं दुश्मनों के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए, ऋण वगैरह में न जाएं, शनि की दशा में धन की हानि न हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए, वस्तुतः उस दौरान आप थोड़े अलग तरीके के काम को करने वाले होंगे, बैरागी, और समाज को कुछ देने का एक बड़ा हर्ष उत्पन्न होता है, व्यक्ति हर्षातिरेक में चला जाता है। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी, गुरु बढ़िया बनाएंगे। सप्तम भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी, ये मंगल थे, मारक हैं, इस वजह से आपके व्यय को वो कमजोर कर रहे हैं और व्यय को लेकर के चिंता पैदा कर रहे हैं। मतलब कई बार धन कमजोर दिखता है कि मेरे पास तो है नहीं पर खर्च तो ज्यादा है, तो ये मंगल की दशा में ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं जो कि आप झेल चुके हैं, अब वो खत्म है।
अष्टम भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी, ये शुक्र थे और जन्म कुंडली में ये कई बार आपको जब कभी भी आप कुछ नया करना चाहते हो, जैसे गाड़ी लेना चाहते हो, भवन का सुख, जमीन जायदाद वगैरह, चल अचल संपत्ति, कुछ नया सीखने की कला, जब कुछ भी करना चाहते हो तो उसमें रुकावटें आती हैं। हालांकि वो चीज़ें प्राप्त भी हो जाएंगी, इसका भी कोई बल है आपके पास, क्योंकि लग्नेश दिग्बली हो और उसके चतुर्थ में चंद्रमा बैठे हो तो पत्नी सुंदर मिलती है और दाम्पत्य अच्छा बीतता है। और केंद्र में सारे शुभ ग्रहों का बैठना ये कई प्रकार से राजयोगों का निर्माण करने वाला हो जाता है। गुरु का शुक्र से होना अनुभवी, गुरु का चंद्रमा से होना पद और धन का लाभ, गुरु का बुध के साथ होना बुद्धिमान बना देना, गुरु का बुद्ध से केंद्र में होना बुद्धिमान बना देना, और व्यक्ति को चपल चंचल चालाक बनाने वाला, क्योंकि शुक्र के साथ बुध बैठे हैं, लग्नेश के साथ बुध बैठेंगे तो चपल चंचल चालाक तो बनेगा, व्यक्ति चापलूस हो जाएगा, ये गुण दिखता है आपकी कुंडली में। यहाँ तक बात मैंने करी भाग्य भाव के बारे में, और 12वें भाव के अधिपति बुध होंगे इस कुंडली के लिए राजयोगों की भांति परिणाम देने वाले, जो व्यक्ति के जीवन को संतुलन पैदा करने वाले, सुख देने वाले, समृद्धि से युक्त रखने वाले, और व्यक्ति को पिता और माता का भक्त और साथ ही साथ धर्म का आचरण करने वाला और धर्मानुरागी बना देता है। क्लियर है। राहु वहां बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से उनकी दशा को लेकर के मैं जो देख रहा हूं वहां पे गुरु की दृष्टि है, उस पे अन्य किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, शनि की दृष्टि है, तो गुरु की भी दृष्टि काम कर रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं, यानी कि गुरु और शनि का प्रभाव इस राहु को प्रभावित करेगा। कैसे? शनि की दशा में व्यक्ति निर्वैरी होगा, और शनि की दशा जब कभी राहु में शनि है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कचोटने वाला हो जाए, परेशान हो जाए मानसिक रूप से, पर गुरु उनको बल देते रहेंगे, इस वजह से कि उस समय आपके पास साहस रहेगा, आप धैर्य रख लेंगे और आप उन परिस्थिति जो आपके जीवन में उन परिस्थितियों का जो निर्माण होगा उसमें गुरु का बल आपको मिलता रहेगा। ऋण में जाने के संकेत इस कुंडली में हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा ऋण में मत जाइए और अपने बल से ज्यादा ऋण लीजिएगा भी मत, ये बात मैं पहले कह देता हूं। दशम भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग, लग्न से अगर दशम भाव के अधिपति का संबंध बन जाए या लग्नेश से अगर चंद्रमा केंद्र में हो जाए, धन भाव के अधिपति से अगर चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो ये धनवान योग होता है। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना ये दिग्बली और धन योग, धन भाव के अधिपति का 12 में जाना दरिद्र दोष, तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में जाना साहसी और कम्युनिकेटिव बना देता है, चतुर्थ भाव के अधिपति का 12 में जाना माता से बैराग और माता से लाभ कम बना देता है, पंचम भाव के अधिपति का पुत्र से वियोग और पुत्र को लेकर के चिंता पैदा करने वाला, छठे भाव के अधिपति का लग्न में बैठना जन्म कुंडली में कई तरीके से ऋणी बना देना और व्यक्ति कभी भी उबर ही नहीं पाता है, इसके दोष भी लगेंगे। सप्तम भाव के अधिपति का 12 में जाना, पत्नी से प्रेम करे पर खुद भी कभी एडमिट ना करे और हमेशा ही व्यग्र रहे खर्च को लेकर के। अष्टम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, धन बनाने में मुश्किलें आती हैं और व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाला पर फिर भी किसी न किसी तरीके से अपना सुख प्राप्त कर लेता है, ऐसे योग बने हैं। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में जाना ये महाधनी और महालक्ष्मी और महाभाग्यशाली योग बनाएगा। दशम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, सप्तम में बैठना व्यापारिक और व्यापारिक दृष्टिकोण देने वाला बना देगा। एकादशवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव को देखना आपकी कुंडली को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशालीता और कोई भी चीज प्राप्त करने वाला और जीवन के अंत को अच्छाइयों से भर देने वाला हो जाता है। 12वें भाव में शनि और मंगल का बैठना, लड़ाई करने से बचिएगा, दुश्मनों से बचिएगा, नेत्रों की समस्या से बचिएगा, अपच, एसिडिटी, कब्जियत और वैराग्य की भावना जब बहुत ज्यादा तीव्र आ जाए उसको कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा और समाज को कुछ देने का प्रयास हमेशा कर लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली के लिए सूर्य शतभिका में मैंने बताया, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में मैंने बताया, राहु पुनर्वसु में है, ज्ञान आपका रहेगा, आपका वैराग्य, आपका बल, आपका धर्म, आपका जो है वो पुरुषार्थ और आपका जो आपकी जो मेहनत है वो आपके साथ रहेगी। नवांश कुंडली में केंद्र खाली होने से दाम्पत्य कमजोरी को पकड़ रहा है, बातचीत करना बंद मत करिएगा, धन की स्थिति कमजोर नहीं होगी, लुंज पुंज मत होइएगा, विवाह को निभाने का प्रयास हमेशा करिएगा, कभी भी किसी पे संदेह ना करिएगा। और जन्म कुंडली में राहु और बुध, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा साहसी हैं और उनका नेचर सोबर हो सकता है, अच्छी हैं वो, इस वजह से उन पे संदेह ना करिएगा। मंगल का उच्चस्थ होना, कारोबार ठीक, हमेशा शुक्र बैठे हैं, खुद का कारोबार करिए, मन को बहुत ज्यादा भ्रमित मत करिए, शिव जी की पूजा करिए। शनि स्वग्रही बैठे हैं, काम में धन लगाइए, बचाइए ज्यादा मत, उसको इन्वेस्ट करिए। राहु बुध और गुरु का यहाँ बैठना ये अच्छी स्थिति है, व्यक्ति को और भी ज्यादा अपने काम पे फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि सुख भाव के अधिपति उच्च के हैं, सूर्य देख रहे हैं, दो परम मित्रों का एक दूसरे को देखना व्यक्ति को और भी ज्यादा साहस। सूर्य की पूजा करिए, सूर्य की आराधना करिए,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं तो कर लीजिए, रक्त चंदन की माला धारण करना चाहिए आपको, और अगर हो सके तो मैं समझता हूं कि इस कुंडली में अभी गणेश जी के चतुर्थी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके धन बचाने पे फोकस कर लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। दशाओं के आधार पर चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा, कोई भी किसी भी ग्रह की दशा कमजोर नहीं है। राहु आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं और नवांश कुंडली में जैसी स्थिति वो मुझे दिखा रहे हैं, उसके आधार पर थोड़ी चिंता जरूर है। इस वजह से इस दशा काल में देने से बचिए, नई चीजों पे इन्वेस्ट करने से बचिए, थोड़े से संतुलन में रहिए और ये समझ के चलिए कि अभी आपकी कुंडली में कुछ कमजोरी वाली स्थिति चल रही है जिसे हमें संतुलन पैदा करने की आवश्यकता है। ये कुंडली की स्थिति बनती है। अब आइए गीता जी के बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वो तत्काल ही मुझे प्राप्त हो जाता है जो जैसे ही पूरी उत्कंठा से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये उसका व्रत अगर हो जाए, और यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये बात कही है कि तुम ये शपथ ले लो, कि ये जान लो कि जो मुझे भोगने की तरफ आता है, जो मुझे भोगना चाहता है, जो ईश्वर के प्रभावों को भोगना चाहता है, वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाता है। जो दुनिया को भोगना चाहता है वो उलझा रहता है, और जो मुझे भोगना चाहता है, मेरे को भोगना चाहता है, वो निस्संदेह मुझे प्राप्त हो जाता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। सुबह का कार्यक्रम आपने देखा कि नहीं देखा, अपने आप को देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।